जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो लेके आए हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट का ये जो है टीआरई के लिए है, टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये 40 नंबर का फुल एनालिसिस व्याख्या सहित अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक नंबर शुरू है। एक नंबर में है, ये 81 नंबर है, क्योंकि इसके पहले 80 नंबर हो गया है। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हो गया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। तो इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, तो इस तरह के शब्द आते रहेंगे। ठीक है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो ये आय हो जाएगा। ठीक है, ये विकास की तुलना का मुख्य गुणांक आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो औसत आय को और किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है औसत आय को। तो चलते हैं, दोनों का व्याख्या देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 9-10 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, और सोशल साइंस 9-10 के लिए है। और यहाँ देखिए एग्ज़ाम इसका लिया गया है 26 तारीख को, 26 अगस्त का है ये क्वेश्चन 2023 का। ठीक है, 26 अगस्त 2023 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप मिला सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो है, उच्च आय गणना किया जाता है। उच्च आय वाले देश का गणना कैसे किया जाता है? तो 12,735 अमेरिकी डॉलर से अधिक आय वाला देशों का जो है उच्च आय वाले देशों की गिनती में आता है। वहीं उच्च मध्यम आय वाला देश 4,126 अमेरिकी डॉलर से 12,735 अमेरिकी डॉलर के बीच अगर आय है देशों का, तो उसे उच्च मध्यम आय वाला देशों के कैटेगरी में रखा जाता है। निम्न मध्यम आय वाला देश को अगर गणना करें, निम्न मध्यम आय वाले देश की गणना करें, तो ये 1,046 अमेरिकी डॉलर से लेकर 4,125 अमेरिकी डॉलर तक के बीच की आय वाला देशों को निम्न मध्यम आय वाले देश की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं निम्न आय वाला देश को निम्न मध्यम और निम्न आय वाला देश, तो 1,045 अमेरिकी डॉलर से कम आय वाला देशों को निम्न आय वाला देशों के कैटेगरी में रखा जाता है। भारत को विश्व बैंक ने निम्न मध्यम, तो हमारा भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, भारत को रखा है निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखा है हमारे भारत को। तो निम्न मध्यम आय तीसरा नंबर ऑप्शन में है, यानी कि 1,046 अमेरिकी डॉलर से लेके 4,125 अमेरिकी डॉलर के बीच है भारत देश की आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय की गणना कुल आबादी द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की कुल आय से विभाजित करके की जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 के बीच दादा भाई नौरोजी ने की थी। 20 रुपये वार्षिक अनुमानित किया गया था। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये प्रति वार्षिक अनुमानित किया गया था। 1867-68 की बात है। वहीं भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम गणना था, तो यह भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम गणना था 67-68 में। वहीं राष्ट्रीय आय का गणना की सामान्यतः 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो आय की गणना विधि, उत्पादन गणना विधि,
व्यय गणना विधि। तो ये 3 राष्ट्रीय आय की गणना विधि होती है। किस देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है अथवा बाजार मूल्य को उस देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वहीं सकल घरेलू उत्पाद में लागत को घटा देने के बाद जो शेष बचता है, लागत को जितना लागत लगता है उसको जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू एनडीपी कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं 83 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास रिपोर्ट होता है यूएनडीपी, ठीक है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही है। इनके व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक 1990 से प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। यूएनडीपी के द्वारा जो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी करता है इंडेक्स, और एचडीआई में 3 सूचकांक लिया जाता है। एचडीआई की गणना जो किया जाता है तो यूएनडीपी के द्वारा 3 सूचकांक लिया जाता है। प्रथम है जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन का स्वास्थ्य का जो है सूचकांक लिया जाता है। उसके बाद शिक्षा, स्कूल जाने की संभावित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों लेने के बाद जो है और यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई प्रकाशित किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जनक कौन है? तो ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन को माना जाता है, ठीक है। एचडीआई का जो जनक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन को। ये भारत के जो है भारत रत्न नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। भारत में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया था 1995 ईस्वी में। मानव विकास सूचकांक में केरल जो है, हमारे भारत में केरल शीर्ष राज्य में है। अभी बताइए पूरे विश्व में से हमारे भारत का जो है एचडीआई में कितना रैंक आया है? तो ये 130 नंबर पे है, और वहीं बांग्लादेश भी 130 नंबर पे है, ठीक है। एचडीआई इंडेक्स में जो है 130 में स्थान पे है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो तृतीय श्रेणी का उद्योग जो है सेवा क्षेत्र कहलाया जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के द्वारा जो है सरकार के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कितने दिवस का जो है रोजगार दिया जाता है, कितने दिन का, एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है एक वर्ष में। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 2005 के अंतर्गत जो है बेरोजगारों के लिए नरेगा नाम से आया था मनरेगा। और उसके बाद जो है ये 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है अनंतपुर जिले में बंदनपल्ली गांव में जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था। बंदनपल्ली गांव था आंध्र प्रदेश का, बंदनपल्ली गांव में पहले लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो मनमोहन सिंह के द्वारा अनंतपुर गांव में, ठीक है, अनंतपुर गांव में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में। वहीं यह जो नरेगा है, मनरेगा कब इसका नाम हुआ? नरेगा से नाम बदलकर कब किया गया मनरेगा? तो ये 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जो है
नरेगा से मनरेगा नाम इसका बदल कर दिया गया, नरेगा नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह रोजगार गारंटी योजना अकुशल श्रमिकों के लिए है, जो कुशल नहीं है अकुशल श्रमिकों के लिए है। 100 दिवसीय गारंटी रोजगार योजना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था में कितने जो है श्रेणी होते हैं, तो इसमें 5 श्रेणी होते हैं। प्रथम कृषि उद्योग का होता है प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक और द्वितीयक में आ जाता है उत्पादन, ठीक है। और कृषि हो जाएगा और उत्पादन हो जाएगा, फिर सेवा क्षेत्र तृतीयक में आ जाएगा, और उसके बाद चतुर्थांक क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र हो गया कृषि, उद्योग और उत्पादन जो है उत्पादन क्षेत्र भी हो जाएगा ये प्रथम में। उद्योग जो है ये आ जाएगा आपका उद्योग, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और वहीं फिर चतुर्थ क्षेत्र में चतुर्थांक क्षेत्र एक होता है, क्या होता है चौथा में चतुर्थांक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र से संबंधित, तृतीय क्षेत्र का जो है विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र और कुशल जो होता है उच्च कुशल श्रमिक सॉफ्टवेयर आदि डेवलपमेंट किया जाता है, सूचना पर आधारित सेवा है चतुर्थ। और वहीं पचमा क्षेत्र जो होता है पंचम क्षेत्र, तो इसमें क्या होता है ये गोल्ड कलर प्रोफेशन होता है, गोल्ड कलर प्रोफेशन। और इसके अंतर्गत जो है भी शीर्ष स्तर के जो है नीति निर्धारक होते हैं, शीर्ष स्तर के कुशल श्रमिक होते हैं, मतलब कुशल जो निपुण होते हैं, तो शीर्ष स्थान पे यही होते हैं। पचमा क्षेत्र में नीति निर्धारक करण प्रभावित करते हैं। तो ये 5 क्षेत्र होते हैं कृषि अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो कितना प्रतिशत जो है भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं? तो ये 15%, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो कौन सा विकल्प जो है जो कि वैश्वीकरण को इंगित करता है? देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, देशों के मध्य पृथक्करण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा मध्य तीव्र आर्थिकरण, देशों के मध्य जो है तीव्र आर्थिक एकीकरण। तो यह हो जाएगा वैश्वीकरण को इंगित करता है, ये नंबर सही है। आते हैं, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो 86 नंबर में है, भारत अपनी जमा का जो है 15% धन नकदी के रूप में रखते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने कुशल जमा का एक भाग नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। तो प्रत्येक जितना वाणिज्यिक बैंक है वह एक भाग जो है नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा रखते हैं, जिससे नगद आरक्षित अनुपात, इसे क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। अगस्त 2023 के अनुसार CRR कितना है? तो 4.5% है 2023 के अनुसार। वहीं वैधानिक तरलता अनुपात जो है CLR बैंक के जमा का 1% है। बैंक का जमा का कितना है CLR? तो ये 1% है, बैंक के जमा का 1% होता है CLR, वैधानिक तरल अनुपात, जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को बनाए रखना आवश्यक है। तो देश के जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उसे जो है 1% CLR जो है जमा कर रखना जो है ये सभी को आवश्यक है, अनिवार्य है। CLR अगस्त 2023 के अनुसार 18% है। वहीं बैंक दर वह दर होता है, बैंक दर देखिए क्या होता है, ये हमेशा आता है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेता है। तो उसे क्या कहता है, जब वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से उधार लेता है तो इसे कहेंगे, ये उधार जब लेता है इससे उधार लेता है। उधार कौन लेता है? तो वाणिज्यिक बैंक लेता है, ठीक है। तो उधार लेता है वाणिज्यिक बैंक, तो इसे कहेंगे बैंक दर।
वहीं रेपो दर क्या होता है? रेपो दर जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पर अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है वाणिज्यिक बैंक को, तो उसे कहेंगे रेपो रेट, रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट। 87 नंबर का व्याख्या है कि देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण को वैश्वीकरण को इंगित करता है। वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का अबाध रूप से विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण होता है वस्तुओं और सेवाओं को जो है अबाध रूप से विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है वैश्वीकरण। 1990 के दशक में भारत में वास्तविक अर्थों में एलपीजी की शुरुआत हुआ है। वहीं उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकारी नियमों एवं नियंत्रण में कमी करना, सरकार के नियमों और नियंत्रण को जो है कमी कर लाना ताकि कार्यों को अधिक गतिशीलता के साथ किया जा सके। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक सरकारी स्वामित्व को समाप्त करना, सरकारी स्वामित्व को जो है समाप्त कर प्रबंधन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपना। तो जैसे अभी रेलवे को जो है सरकारी से अभी प्राइवेट कर दिया गया है, तो तो इसमें सारे नहीं, कुछ कुछ जो है क्षेत्र जो है रेलवे के कुछ जो क्षेत्र है प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, तो उसी तरह का उसे निजीकरण कहा जाएगा। तो प्रबंधन का कार्य जो है निजी क्षेत्र में सौंपना ताकि कार्य जो है और कुशलता से किया जा सके। नेक्स्ट है कि 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण नई आर्थिक नीति का शुरुआत हुआ था। 24 जुलाई 1991 से भारत में नई आर्थिक नीति का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है, चीन में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1978 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा जो है 1986 में लाया गया था, पारित किया गया था। और वहीं 2019 में फिर इसमें संशोधन किया गया। 2019 के बाद CCPA लाया गया और 2019 के तहत जो है 2021 में संशोधन हुआ 19 में और 21 में लाया गया CCPA, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण लाया गया। 21 में 19 के तहत जो है संशोधन, 2019 के तहत जो संशोधन करके 21 में लाया गया था 2021 में उपभोक्ता संरक्षण नियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण नियम के द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा जो क्षेत्राधिकार दिया गया था उसमें परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन क्या किया गया था आइए जानते हैं। 3 परिवर्तन हुआ था, मुख्यतः 3 परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ? 19 के द्वारा जो है 21 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो है 19 के द्वारा क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया गया था। और परिवर्तन में है अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण में जो है आयोग में 50 लाख रुपये तक सुनवाई करेगी। पहले था 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपया कर दिया गया। 2019 के एक्ट के तहत 1 करोड़ तक की थी। ठीक है, अब राज्य उपभोक्ता विवाद और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण में 50 लाख से 2 करोड़ रुपया तक जो है सुनवाई करेगी। और 2019 एक्ट के द्वारा 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। तो पहले था 50 लाख तक। ठीक है, 50 लाख और 19 में जो है एक परिवर्तन करके 2019 में 2021 में 1 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, वहीं 50 लाख से 2 करोड़ तक सुनवाई था राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण में। तो 19 के तहत जो है इसको भी परिवर्तन करके 1 से 10 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 1 से लेकर 10 करोड़ तक सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण में सरकार जो है इतने खर्चा करेंगे। वहीं यानी 1 से 10 करोड़ तक। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में आयोग से जो है 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से अधिक विवादों की सुनवाई करेगी। ठीक है, खर्चा नहीं, सॉरी, ये मामला है 1 करोड़ से 10 करोड़
रुपये तक की थी। ठीक है, और वहीं अधिक विवादों की सुनवाई करेगी, 2 करोड़ से अधिक सुनवाई करेगी। और 2019 एक्ट के द्वारा जो है 10 करोड़ रुपये से अधिक की सुनवाई करने का प्रावधान था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ए नंबर सही है। तो 24 दिसंबर को हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर। और वहीं 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। ठीक है, आइए जानते हैं इनके व्याख्या के बारे में। और वहीं 21 नवंबर की बात करें, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस। ठीक है, विश्व टेलीविज़न डे। वहीं 23 मई की बात करें तो 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, वर्ल्ड टर्टाइल डे, विश्व कछुआ दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया। 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, 21 मई। ध्यान दीजिएगा, ये आता है हमेशा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 2023 का थीम क्या था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में? तो स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। वहीं अब बताइए 24 और 25 का जो है 2024 और 25 का जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का, विश्व उपभोक्ता जो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका थीम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 और 24, अनुच्छेद 23-24 में जो है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम से संबंधित है और मानव दुर्व्यवहार से। और वहीं 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों से जो है 24 अनुच्छेद 24 में जो है, ठीक है, मजदूरी कराना जो है प्रतिबंधित किया गया है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो नहीं, इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, ई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम हो जाएगा 2005, RTI। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन RTI, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। RTI 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम। वहीं करेंट अफेयर का फिर क्वेश्चन है, इसमें 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी, तो छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स, ठीक है, पारक फूड्स को खरीदा है। तो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी कंपनी पारक फूड्स को खरीद लिया है? तो ये कारगिल फूड्स हो जाएगा। कारगिल फूड्स ने जो है भारतीय छोटी कंपनी पारक को खरीदा है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वही बात करें मनरेगा अधिनियम के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत यहाँ पूछ रहा है? तो कौन सा गलत क्वेश्चन है इसका? वहीं कारगिल फूड्स के बारे में बताएं तो ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, कारगिल फूड्स, पारक कंपनी एक भारतीय कंपनी है और कारगिल फूड्स ने खरीदा है पारक कंपनी को, तो अमेरिकन कंपनी ने भारतीय कंपनी को खरीदा। तो इसमें से 93 नंबर में हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि सरकार असफल होती है तो वह रोजगार भत्ता नहीं देगी। ठीक है, ये सरकार असफल अगर रहेगा तो रोजगार भत्ता नहीं देगा, सी नंबर सही है। और ये दोनों जो है ये दोनों 100 दिन का गारंटी अधिनियम, 625
25 जनपदों में काम करने का अधिकार भारत में लगभग। तो ये दोनों सही है, लेकिन गलत कौन सा है? नहीं देगी, और सफल होती है तो रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, देगा ही, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं देगी, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में देशों में से बेहतर मानव निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो 2016 के अनुसार जो है बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देशों में 2016 के अनुसार तो ये श्रीलंका को देखा गया था। तो ये हो जाएगा 17 में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी जैसे देश क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में थे। ठीक है, 17 विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में। तो 71वां और चीन का 85वां स्थान था। तो ये तो बहुत पुराना ही डाटा है, लेकिन ये 2016 के आंकड़ों के बारे में भी पूछ लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तो 130 है भारत का, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी के सम स्थान में है बांग्लादेश भी। वहीं अगर बात करें 2021 में भारत का कितना स्थान था? 2021 में था, इससे 2 पॉइंट जो है घटा हुआ था, यानी कि 132 था। अभी 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, यानी स्थान है 130। 95 नंबर क्वेश्चन है, डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है चाहताओं का दोहरा संयोग, तो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है चाहताओं का दोहरा संयोग जब होगा तो जब वह दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ठीक है, चाहताओं का दोहरा संयोग, उस वस्तु का जो है चाहत उसके पास होगा तभी राजी होगा खरीदने और बेचने के लिए दोनों पक्ष। देखिए, ये सोशल साइंस का है क्वेश्चन। 26 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ है, 26 अगस्त 2023 को, और 9-10 का एग्ज़ाम हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। जमा जो है क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। जमा, ब्याज दर आता है, संपार्श्विक प्रतिभूति भी आता है क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत, लेकिन जमा जो है क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत को यहाँ चुनना है। कौन सा गलत जोड़ा है? आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है। ठीक है, आरबीआई जो है अनौपचारिक क्षेत्रों की निगरानी नहीं कर सकता है। आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो ये आरबीआई जो है अनौपचारिक क्षेत्रों को निगरानी नहीं कर सकता है, तो ये सही है। ठीक है, और आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है। आरबीआई जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता है, तो यही गलत है। ठीक है, स्वीकार करता है, यही गलत है। ये स्वीकार नहीं करता है, ग्राहकों से जमा जो है स्वीकार नहीं करता, तो गलत का जोड़ा गलत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए एक कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों का क्या मतलब, औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, इस औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं। अगर बात करें सेज का जो है स्थापना कब किया गया था, तो ये 2000 के अंतर्गत जो है 2000 ईस्वी में सेज की शुरुआत की गई थी। वहीं बात करें 2006 की, तो 2006 में जो है सेज के अधिनियमों को जो है लागू किया गया था। 5 के द्वारा 6 में लागू किया गया था नियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का मूल्य है। तो ये हो जाएगा जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश
का कुल मूल्य है, ये हो जाएगा सभी अंतिम सामान और सेवा। ठीक है, अंतिम वस्तुओं सामान और सेवा, ये अंतिम सामान सेवाओं का मूल्य हो गया जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, भारत में काली क्रांति से संबंधित, काली क्रांति भारत में किसे कहा जाता है? तो काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। तो 100 का जो है हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इनके व्याख्या के बारे में। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन से है, खाद्य तेल के उत्पादन से है, पीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से है। ये ध्यान दीजिएगा, गुलाबी क्रांति प्याज से भी संबंधित है। वहीं काली क्रांति की बात करें, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन और ये क्या है, कच्चा तेल उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, अंडा हो गया, रजत क्रांति हो गया, गोल हो गया, आलू उत्पादन से संबंधित। वहीं सदाबहार क्रांति से संबंधित हो गया मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना। ठीक है, मिट्टी को उन्नत बनाना और किसान को लोन दिलाना। रेन वाटर यानी कि किसान से संबंधित सारा है इसमें। सदाबहार रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध को बढ़ाना, सतत कृषि विकास पर बल देना यानी कि पर्यावरण के साथ कृषि, पर्यावरण को संरक्षण रखते हुए, पर्यावरण संरक्षित रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कृषि करना। ठीक है, तो ये हो गया सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें जूट जो है नकदी फसल में आता है, मूंगफली भी नकदी फसल में आता है, जो है ये सीजनल फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है, रबी फसल है जो। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये हो गया हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। वहीं 101 का जो है इसका अच्छे से व्याख्या देखते हैं और इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं 102 का भी। तो भारत की नकदी फसल विकल्पों में जो नहीं हो जाएगा, ठीक है, नकदी फसल जो नहीं है रबी फसल है। उपयोगिता के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है फसलों को। खाद्य फसलों के अंतर्गत गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा को रखा गया है। नकदी फसल के रूप में जो है गन्ना नकदी फसल है, तंबाकू, कपास और जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना ये नकदी फसलों के अंतर्गत रखा गया है। नकदी फसल ये होता है कि जल्दी वो काटो और उसे बेचो। ठीक है, खराब होने वाले चीज़, मतलब उसे नगद कैश के रूप में मुनाफा होना, कमाना। ठीक है, वृक्षारोपण हो गया, कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़, ये वृक्षारोपण फसलें हुआ। बागवानी फसलों में आ जाता है फल और सब्जियां। ठीक है, ये सब्जियां जो है जायद फसल भी आ जाएगा, नकदी और जायद फसल के, और फल भी बागवानी में भी आ जाएगा, फल सब्जियां। बात करें तो मौसम के आधार पर फसलों का जाना यानी कि बांटा जाता है फसलों के आधार, मौसम के आधार पर फसलों को 3 भाग में बांटा जाता है। रबी फसलें गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये हो गया रबी फसलें। और यही रबी फसलें जो है ये हो गया खाद्य फसल। खाद्य फसल में रबी और खरीफ दोनों आ जाएगा। खरीफ जैसे हो गया चावल, मक्का दोनों आ जाएगा, और गेहूं हो गया रबी फसल। वहीं खरीफ फसल हो गया चावल, कपास, मक्का। ठीक है, कपास, मक्का। तो यहाँ कपास जो है ये नकदी फसल के अंतर्गत आ जाता है। जायद फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सब्जियों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फल सब्जी के अंतर्गत बागवानी फसलें जायद फसलें हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? हो जाएगा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट पर बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का गठन 1999 में किया गया था और स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, 1999 में। बात करें RN मल्होत्रा कौन थे? तो ये RBI के गवर्नर थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो ये वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, 104 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो अधिकतम जो है विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? 105 का, तो इसका हो जाएगा का भारत में जो है बहुत ही मांग था और बहुत ही ज़्यादा इसका जो है उद्योग बढ़ चढ़ कर था, तो ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कपड़ा निर्यात से जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है। तो निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन कौन आ जाएगा? तो ये गेहूं आ जाएगा, चावल भी आ जाएगा। ये शामिल नहीं है, तो ये तेलहन जो है यही सही हो जाएगा। तेलहन शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? ठीक है, मिशन के स्थान पर अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये 2013 में लाया गया था। 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये 1 जनवरी 2015 से आया। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो एंटी रेडिएशन स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो तांडव, सक्षम, त्रिनेत्र, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये रुद्रम प्रथम हो जाएगा। ठीक है, रुद्रम प्रथम, ये स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये रुद्रम प्रथम जो है हवा से जो है सतह पर मार करने का है, हवा से सतह। ठीक है, सरफेस, हवा से सतह पर मार करने की क्षमता रखता है। ये एंटी मिसाइल है, मार करने वाली हवा से सतह में एंटी मिसाइल। इस मिसाइल की सीमा कितना है? तो 100 से 150, ठीक है, 100 से 150 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। वहीं रुद्रम जो प्रथम है ये DRDO के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और एंटी गाइड मिसाइल है। और नाग भी है स्वदेशी निर्मित, नाग, तो नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इनके व्याख्या के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो ये हो जाएगा 2017, सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। वहीं एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा जो है 2024-25 के अनुसार जो है तो ये वित्तीय वर्ष में 24-25 के वित्तीय वर्ष में रेल बजट को जो है साधारण बजट से अलग कर दिया गया है। तो रेल बजट जो है और साधारण बजट से अलग कर दिया गया है। ठीक है, और आप सब सोच रहे होंगे कि इस सब का व्याख्या क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो इस सब में जो है महत्वपूर्ण व्याख्या जो है कुछ खास नहीं है, इसीलिए। ठीक है, जिसमें खास रहता है उसको हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, तो ये 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। आप बताइए 1 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, CGD,
तो 1 फरवरी को मनाया जाता है और 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था। 111 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या में है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का शुरुआत जो है 1 फरवरी 2019 को किया गया था। वहीं इसमें जो है कई योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो है छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये सहायता के रूप में 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में 6,000। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। 28 अगस्त 2014, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री बने शुरू में जन धन योजना ही चलाए। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना किस जो चलाया है? तो सुकन्या समृद्धि योजना ये 22 जनवरी 2015 को, ये भी 2015 को चलाया गया था। 22 जनवरी 2015, ध्यान दीजिएगा, पानीपत से प्रारंभ किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, पानीपत हरियाणा में है। हरियाणा में जो है जेंडर गैप जो है अधिक है। ठीक है, इसीलिए। वहीं अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना भी 2015 को 9 मई 2015 को शुरू की गई। ये 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए अटल पेंशन योजना। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, 2015 में ही सारे ये योजनाएं चालू की गई है, लगभग जितना दिया गया है इसमें। और स्वच्छ भारत मिशन 2014 में ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग जो है, कौन सा संगठन? तो नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। नीति आयोग से पूर्व गरीबी का सर्वेक्षण योजना आयोग करता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने गरीबी के आकलन के लिए शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन यानी 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने वाले को गरीब मानता था। नेक्स्ट पॉइंट में है, नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। विश्व बैंक के अनुसार जो प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम अर्जन करता है वह बीपीएल की श्रेणी में शामिल है। तो यहाँ देखिए, एक क्रांति से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से, ए नंबर बिल्कुल सही है। अभी आप क्रांति के बारे में सारा पढ़े हैं। ठीक है, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत, स्वर्ण क्रांति हो गया शहद और बागवानी से संबंधित हो गया, सिल्वर फाइबर क्रांति हो गया कपास से संबंधित। ठीक है, तो ये सब हो गया। प्याज भारत में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है प्याज का? तो ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, MH महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन हुड जो है प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव, तो ये हो जाएगा रॉबिन हुड प्रभाव जो है आय पुनर्वितरण से संबंधित है। आय पुनर्वितरण से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। रॉबिन हुड प्रभाव की बात करें तो ये समाजवादी विचारधारा पर अधिक बल देती है रॉबिन हुड प्रभाव। 115 नंबर क्वेश्चन है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो डेयरी उद्योग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, कृषि उद्योग में ही आर्थिक गतिविधि के
प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यही डेयरी उद्योग जो है पशुपालन के अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है। कृषि पशुपालन में क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। वहीं 116 नंबर की बात करें तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई। तभी जो ये पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है, ठीक है, तो इसके स्थान पर जो है तो ये 2017 से ही समाप्त हो गया पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो अवधारणा किस देश से ली गई है, तो रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। 117 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क कर कहलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। वहीं 118 नंबर की बात करें तो भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है, ठीक है। 119 नंबर का क्वेश्चन, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है। इसमें से ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और खुले बाजार की क्रिया नीति जो है केंद्रीय बैंकों को प्रतिभूति खरीदने बेचने के लिए खुले बाजार संचालन का उपयोग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 5 बैंकों का किया गया था इस टाइम, और कुल मिलाकर 14 बैंक हो गया था, ठीक है। 19 जुलाई 1969। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन का जो है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का जो है पूरा व्याख्या सही, जो व्याख्या इसमें से महत्वपूर्ण था सारे करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है लेकर आएंगे वीडियो, 40 क्वेश्चन फुल एनालिसिस के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।